हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पृथ्वी का एक सामान्य परिचय। पृथ्वी के बारे में आपको डिटेल्स क्लास हमने जो है पूरी डिटेल्स से क्लास हम दे दिए हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास पहुँचता रहे। अगर इसका आपको डिटेल्स पढ़ना है ना तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर ज्योग्राफी का क्लास देख लीजिए। पूरा आपको धरती के बारे में आपको बताए हैं, पूरा पृथ्वी के बारे में आपको बताए हैं। इसके बाद जो है अब इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैंने सोचा कि उसके बारे में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के दे दूं ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी पूछे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो डिटेल्स आपको पढ़ना है तो मेरे प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, जाकर आप जाकर वहाँ से ज्योग्राफी का क्लास ज्वाइन करिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा पृथ्वी के एक एक पार्ट के बारे में आपको समझा दिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे केवल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो कि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में यहाँ से आपको पूरी तरह से जो है एग्जाम में आएगा प्रश्न को उसको आपको टिक लगाना है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या होता है। अब कहेगा सर विषुवतीय क्या होता है, हम आपको 100 बार बता दिए हैं। देखिए यह होता है धरती होता है ना, पृथ्वी है, और पृथ्वी का देखिए ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। समझे कि नहीं। तो ये जो रेखा है काल्पनिक रेखा, इमेजिन लाइन है, समझे। यह कोई लाइन पारा नहीं गया है ना बनाया गया है, इमेजिन किया गया है, ठीक है। यह बता दिए इसके पहले कि 180 को होता है, इक्वेटर को लेके 181 होता है। इस लाइन को कहते हैं पूरब से पश्चिम को टच करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, आपको पता है नहीं, यहाँ बता दिए। अक्षांश रेखा कहते हैं, लेटीट्यूड लाइन कहते हैं। तो वही कह रहे कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। अब कहेंगे सर व्यास क्या होता है, तो देखिए गोलाकार कोई भी चीज होता है ना अपने आप में 360 डिग्री का होता है। तो पूरा अगर इस साइड से इस साइड तक रहे ना तो उसको व्यास कहते हैं, और आधे पार्ट को त्रिज्या कहते हैं। तो विषुवतीय व्यास कह रहा है ना कि विषुवतीय व्यास कितना है, यानी कि बीचे से लेके यानी ये वाला पार्ट हो गया विषुवतीय व्यास कितना है पृथ्वी का। तो देखिए 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। देखिए यह हो गया विषुवतीय व्यास, ये हो गया आपको ध्रुवीय ना, यानी कि ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ध्रुव कहते हैं। तो ये देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यानी कि इस व्यास यहाँ इसका ध्रुवीय व्यास कितना है, ये ध्रुव है। तो ध्रुवीय व्यास कितना है 12,714 किलोमीटर इसका ध्रुवीय व्यास हो गया, और विषुवतीय व्यास कितना हुआ 12,756 किलोमीटर। समझ गए ना, व्यास कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक को कहा जाता है। तो पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में जो अंतर होता है मात्र 42 किलोमीटर का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। समझ गए होंगे। तो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास क्या होता है। अब देखिए व्यास मतलब आप समझे, इंग्लिश में इसे डायमीटर कहते हैं और इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है त्रिज्या को, समझे। व्यास वो गाने वाला व्यास मत समझ लीजिएगा, वो पूरा यहाँ से यहाँ तक वो डायमीटर कहा जाता है। अब देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.972 इंटू 10⁻24 kg है इसका द्रव्यमान। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है 6378 किलोमीटर। त्रिज्या अभी बताए ना यहाँ से, यानी कि यहाँ से आधे पार्ट से 6378 किलोमीटर यानी कि 6378 किलोमीटर पृथ्वी का त्रिज्या है। और पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब मास, द्रव्यमान समझते हैं, द्रव्यमान कितना है 5.972 इंटू 10⁻24 kg है इसका मास, यानी कि द्रव्यमान पृथ्वी का। समझ गए। 5.97 गुने 10 के पावर 24 kg, याद रख लीजिएगा दिमाग में। 5.972 गुने 10 के पावर 24 kg। अब 24 kg मतलब समझ रहे हैं, 10 को 24 से गुना करिए कितना होगा उसका पृथ्वी का द्रव्यमान है। समझ रहे, थोड़ा मोड़ा है। 10 को अगर 24 बार गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे। तो उतना केजी की पृथ्वी के मास है, द्रव्यमान है। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी थी, यानी कि पृथ्वी का अगर पूरा पता चल जाएगा तो आधा नहीं पता कर लीजिएगा। कोई भी चीज पूरा पता चल जाए तो हाफ तो उसका करिए लीजिएगा, हाफ पता चल जाए तो उसका दुगुना कर लीजिए। आपको मैथ में पढ़े हैं ना कि डायमीटर निकालना होगा तो डायमीटर मतलब निकालना रहता है तो 2 इंटू रेडियस कर देते हैं,
है ना। डायमीटर यानी कि उसका व्यास निकालना रहता है तो 2 गुना त्रिज्या कर लेते हैं, यानी कि 2 गुना करना रहता है। अगर आपको डायमीटर और रेडियस निकालना रहता है तो डायमीटर बटा 2 कर लेते हैं कि नहीं, यानी कि व्यास का आधा कर लेते हैं कि नहीं। तो मैथ भी पढ़ते होंगे तो समझ गए होंगे। तो व्यास का जब भी अगर त्रिज्या निकालना हो तो टोटली का आधा कर लेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा या रेडियस निकल जाएगा। अगर पूरा आधा पता हो, पूरा निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 गुना। तो किसी एक का पता चल जाए ना तो आराम से दोनों आप निकाल सकते हैं, समझे। तो यह सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या कौन मापा था, इराटोस्थनीज। कौन मापा था, इराटोस्थनीज जो है पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था, यानी कि इसको पहले से पता चल गया होगा कि पृथ्वी का पूरा डायमीटर कितना है। अरे डायमीटर आप देख रहे हैं ना, व्यास, इसका पट से आधा कर लीजिए ना, वो आपको क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं, इसका रेडियस हो जाएगा। समझ गए होंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व, घनत्व समझते हैं ना, डेंसिटी, इसका डेंसिटी कितना है। अब आपसे पता है कि घनत्व का सबसे ज़्यादा घनत्व किस चीज़ का होता है, ठोस पदार्थ का होता है, सॉलिड का होता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का होता है। अब कहेंगे सर घनत्व कैसे निकालते हैं, देखिए कोई भी दुनिया का चीज़ होता है ना जो स्मॉलेस्ट कौन से बना होता है, छोटे छोटे कौन से बना होता है, जिसका स्मॉलेस्ट कौन एक दूसरा से इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा जुटा रहेगा, आकर्षण रहेगा, आकर्षण के फलस्वरूप एक दूसरे से बंधे रहेगा, उसका डेंसिटी अधिक होता है। और जिसका छोटा छोटा एटम यानी कि छोटा छोटा परमाणु फैल रहेगा, दूर दूर रहेगा, वो होता है आपको डेंसिटी कम, यानी घनत्व कम होता है। यानी घनित मतलब क्या हो, यानी उसका जो डेंसिटी है वो दूर दूर उसका कौन है, भागा हुआ है, तो उसका डेंसिटी निश्चित कम होगा। और जिसका डेंसिटी अधिक होगा, उसका स्मॉलेस्ट कौन जो है उसका आपस में एक दूसरा से बंधा हुआ है। और पेने को डेंसिटी इसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन वही किसी गैस को ले लीजिए, गैस उड़ते रहता है, उससे कम घनत्व होता है पानी का, पानी का तो लिक्विड के रूप में फैला हुआ रहता है। तो सबसे कम घनत्व गैस में, सबसे ज़्यादा घनत्व सॉलिड में, ठोस में रहता है। और मिडिल क्लास में तो वाटर हो गया, लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जो बहते रहे। अरे पानी को गर्म कर दीजिए ना, गैस के रूप में हो जाएगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा। तो ये पृथ्वी का औसत घनत्व करे कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेमी क्यू, घनत्व को सेमी क्यू में मापा जाता है, याद रखिएगा कितना है, 5.5 ग्राम सेमी क्यू जो है पृथ्वी का घनत्व है। देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा हुआ है, कहीं से भी पूछ सकता है, इसे माइंड में याद रखिएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेमी क्यू, घनत्व का चीज मापते हैं, सेमी क्यू में मापते हैं। पृथ्वी की गति करती है, अब कहेगा साहब पृथ्वी गति कैसे करेगी, आप तक पढ़ते हैं कि सूरज जो है पूरब में उगता है, ठीक है, सूरज पूरब में उगता है, इसी कारण तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है, समझे। तो पश्चिम से चक्कर लगाती है, इसीलिए पृथ्वी जो है पूरब से सूरज जो होता है पूरब में उगता है, समझे। अगर पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम चक्कर लगाती, पूरब से पश्चिम चक्कर लगाती तो पश्चिम में सूर्योदय होता, समझ गए। सूर्योदय जो होता पश्चिम में होता, लेकिन पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूरब की तरफ लगाती है, इसीलिए सूरज जो होता है हम लोगों को पूरब की तरफ उगता हुआ दिखाई देता है, समझ गए। तो पृथ्वी की गति कैसी है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ है, इसीलिए सूरज पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है, समझ गए। पूरब से पश्चिम अगर होती तो सूरज पश्चिम में उगता हुआ दिखाई देता। अधिकांश ग्रह पृथ्वी और शुक्र जो होता है ना एक ही चाल है दोनों का, इसीलिए पृथ्वी का इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये कौन नहीं जानता, सब लोग जानता है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चमकीला ग्रह भी है क्योंकि इसका सेम चीज़ें जो है ना पृथ्वी के जैसा है, और ना तो बाकी ग्रह सब पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये दोनों जो है पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है, समझ गए। पृथ्वी का जो अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अक्ष क्या होता है भाई, देखिए हाई पृथ्वी हो गई ना, पृथ्वी, अब अक्ष इसे कहते हैं, पोलवे के तो अक्ष कहते हैं, एक्सिस, यानी कि अपने अक्ष पर ऐसे घूमना एक ही जगह पर। यानी कि देखिए लट्टू जो होता है ना ये घूमता है, तो देखिए एक ही जगह पर कभी कभी घूमने लगता है, तो वही तो अक्ष। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन गति। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन मोशन, और जो होता है एक रिवोल्यूशन मोशन होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो उसे घूर्णन गति, तो इसी कारण तो रात और दिन होता है, समझे। रात और दिन घूर्णन गति के कारण होता है, परिभ्रमण गति कहा जाता है। दिन और रात, देखिए दिन और रात होता है घूर्णन गति के कारण, है ना, यानी कि रोटेशन मोशन के चलते जो होता है आपको रात और दिन होता है, समझ गए कि नहीं। यानी अपने एक्सिस पर घूमते हुए और अपने ही अक्ष पर घूमते हुए आगे बढ़ती है, तो वो होता है रिवोल्यूशन मोशन,
परिक्रमण गति। क्या होता है? परिक्रमण गति। अपने अक्ष पर घूमेगी, घूमते हुए क्या करेगी? सूर्य को चक्कर लगाती है पूरा, है ना। तो सूर्य को चक्कर लगाने में उसको 365 दिन का समय लग जाता है। तो 1 बरस हो जाए कि नहीं? 1 बरस। तो 1 बरस यानी कि पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है, जो कि वह अपने एक्सिस पर घूमते हुए आगे बढ़ती है, यानी इसके जगह पर घूमते हुए आगे बढ़ती है। जिलेबी देखे है ना, जिलेबी ऐसे पड़ा जाता है, ऐसे करते हुए आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार यह अपने ही एक्सिस पर घूमते हुए आगे बढ़ता है, समझे। तो अपने एक्सिस पर घूमेगा तो घूर्णन गति, घूमते हुए आगे बढ़ेगा तब परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन मोशन कहते हैं, जिसके चलते रात और दिन होता है। देखिए ऋतु परिवर्तन भी होता है परिक्रमण गति कारण। अब देखिए जब पृथ्वी जो है घूमते हुए आगे बढ़ती है, यानी कि परिक्रमा करती है सूर्य का, तबे ना 4 महीना गर्मी या 3 महीना 4 महीना गर्मी बरसात और सब दिन आता है। तो मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन जो होता है वो आपको परिक्रमण गति के चलते होता है, समझ गए। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति कारण होता है, यानी कि रिवोल्यूशन मोशन के चलते होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर देखिए लोग कहता है कि 24 घंटा, लेकिन एक माना गया है, लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी अपने जब एक्सिस पर अक्ष पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक्चुअली देखा जाए वो भी लगभग में, ठीक है, अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगाती है। उसको हम लोग मान के चलते हैं, चलो भाई 24 घंटा, समझ गए। अब बताइए, इसके पहले वाला हम बताए थे देशांतरीय विस्तार कैसे निकाला जाता है। 1 डिग्री बराबर कितना का अंतर? 4 मिनट का समय लगता है। फिर से बता दें कि कैसे 4 मिनट आता है, तो चलिए बता देते हैं कि जो है कैसे आता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट जो होता है एक देशांतर में लगा समय। देखिए जैसे कि यह पृथ्वी हो गई ना, तो ये देशांतर लाइन हो गया, ये सब ठीक है, ये देशांतर लाइन। अब एक लाइन के बीच के जो डिग्री होता है वो 4 डिग्री का अंतर होता है। तो देखिए पृथ्वी 24 घंटा में, पृथ्वी जो है 360 डिग्री जो होता है 360 डिग्री 24 घंटा में चक्कर लगाती है। ये आवर में है ना, आवर में। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। तो 360 डिग्री जो होता है 1440 मिनट में चक्कर लगाती है। तो 1 डिग्री कितना में लगाएगी? तो 1440 अब बट्टा 360 कर लीजिए, कट जाएगा। आपको 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय आया कि नहीं? बताइए, आया। तो पृथ्वी जो है 1 डिग्री कितना में समय लगाती है? 4 मिनट का समय लगाती है। वही जो होता है एक देशांतर से दूसरा देशांतर के बीच में जाइएगा तो वही 4 मिनट का समय आता है, समझ गए। तो ये पृथ्वी के घूमने ही के चलते होता है, समझ गए। तो एक देशांतर में लगा समय 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट कैसे आता है समझ गए। 360 डिग्री 24 घंटा में लगाएगी, तो घंटा को मिनट में चेंज कर लीजिए तो 1440 मिनट में हो जाएगा। अरे कैसे 60 से गुना कर दीजिएगा ना तो 1440 आ जाएगा, ठीक है। और 360 डिग्री बराबर 1440 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर निकाल लीजिए, इतना बराबर इतना, यानी कि 1440 बता 360 कटाइएगा तो 4 मिनट का आएगा कि नहीं? समझ गए होंगे। पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने धुरी पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। अब जो झुकी हुई है तो एगो देखिए, एगो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एगो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो नीचे वाला लाइन जो होता है ना, ये होता है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन यह नॉर्थ की तरफ झुकी हुई है, ऊपर की तरफ जो झुका रहेगा। ये तो इक्वेटर है 0 डिग्री है। ये आपको क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, कि यानी कि मकर रेखा। तो यह 23.5 डिग्री ये भी झुका हुआ है, लेकिन यह साउथ की तरफ झुका हुआ है। तो झुकाव दोनों तरफ है, 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ भी झुकी हुई है, समझ गए। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। यह मैथमेटिक्स का भी यह रूल दिए हुए हैं, जाकर वहाँ देख लीजिएगा। तो पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, समझ गए ना, पृथ्वी गोल है। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। चलिए हम आगे की चीज़ें जो देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के भूपटपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्या है भाई? अब भूपटपट्टी क्या होता है? पृथ्वी का 3 लेयर होता है ना। तो 3 लेयर में ऊपरी वाला जो लेयर होता है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन कौन सा गैसेज जो होता है? देखिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन अलग, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अलग, और पृथ्वी के ऊपरी लेयर में जो ऑक्सीजन होता है अलग होता है, अलग अलग, समझ गए। तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन कितना होता है पृथ्वी के ऊपरी लेयर में? 46.80%। सिलिकॉन कितना है? 27%। एल्युमिनियम कितना है? 8.13%, 8.13%। यह पृथ्वी के भूपटपट्टी यानी कि ऊपरी लेयर में जो है गैसेज पाया जाता है, समझ गए। तो पृथ्वी के ऊपरी लेयर वाला ये गैसेज है।
पृथ्वी के नीचे जो द्रवित शैल है वो क्या चीज़ है, वो मैग्मा है। अब देखिए पृथ्वी पर आपको बहुत पहले चीज़ें मैग्मा के बारे में बता दिए हैं कि जो पृथ्वी का लेयर होता है ना, क्रस्ट, मेंटल और क्रूड होता है। तो क्रस्ट वाले यानी कि वुड प्रॉपर्टी के बाद मेंटल वाला पार्ट आता है। तो जो मेंटल वाला पार्ट होता है ना, वो सॉलिडो से बनाया, थोड़ा लिक्विड से बना होता है, थोड़ा सा वो गीला टाइप के होता है ना, जिसके चलते इसके अंदर जो होता है रिएक्शन होते रहता है, उसी यहाँ से मैग्मा निकलता है। और जिसके चलते मैग्मा जो होता है प्लेट के बाहर आता है, और वही प्लेट के बाहर आने के चलते अनेकों प्रकार का भूकंप का निर्माण करता है, भूकंप जोन बनता है, पृथ्वी पर तबाही आती है। तो मैग्मा जो होता है वो निकलना भी जरूरी है। पृथ्वी में के अंदर अगर ये ज्वालामुखी और ये मैग्मा नहीं निकलेगा ना तो पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगी, समझ गए, फिर बिग बैंग थ्योरी जैसा हो जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा हमेशा निकलना रहना, क्योंकि ये जरूरी है। यह लिक्विड फॉर्म होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर जो होता है ना, यह मैग्मा निकलने के चलते सीमित रहता है ना। तो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर जो होगा ना बहुत ज़्यादा चलते ये फट सकता है। इसीलिए पृथ्वी के अंदर का ये द्रवित जो शैल है वो मैग्मा बाहर निकलते रहता है, जिसके चलते पृथ्वी ठीक रहती है ना। तो मैग्मा का भी निकलना जरूरी है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? अब अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या होता है, फिर घबरा जाइएगा। देखिए समझ लीजिए कि पृथ्वी के अधिकतम दूरी या न्यूनतम दूरी क्या होता है। और देखिए मिट गया है, यहाँ 10⁻24 था। देखिए यह मान लेते पृथ्वी है, यहीं समझा देते, मान लेते ये पृथ्वी सन हो गया, ठीक है, आइए हो गया पृथ्वी हो गया। तो ये सन को ना दीर्घवृत्तीय अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, ऐसे करके ये चक्कर लगाती है पृथ्वी, ठीक है, ऐसे करके चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब यह सन के करीब आएगी तो उससे नज़दीक, और पृथ्वी जब इस अवस्था में रहेगी तो वो दूरी कहलाता है। तो ये दीर्घवृत्तीय, पृथ्वी जो है दीर्घवृत्तीय अक्ष पर क्या करती है, चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है। इसीलिए पृथ्वी जो है दूर और नजदीक जाती है। सूर्य जो होता है ना पूरे सौरमंडल के बीच में नहीं है ना, एक कोरा है जिसके चलते ये सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, समझ गए। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी यानी कि सबसे दूरी हो जाता है वो 4 जुलाई को, यानी कि आने वाला समय में जो है 4 जुलाई को। और पृथ्वी हम लोगों से दूर जा चुकी है, सूर्य हम लोगों से नहीं, सूर्य जो है और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, इसी गर्मी के महीना में दूरी हो जाता है। अब कहिएगा कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी चल जाती है तो गर्मी लगता है ना, और नज़दीक आने पर ठंडी लगता है। हाँ ऐसा ही होता है, ये नहीं सोचिएगा पृथ्वी पास आ गई है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, दूर चलिए तो ठंडी लगेगा, नहीं। पृथ्वी जो है गर्मी के दिन में यानी कि जुलाई के महीना में हम लोगों से सबसे ज़्यादा दूरी बनाती है, समझे। तो अभी के डेट में जुलाई का महीना आ रहा है, तो 4 जुलाई को जो है पृथ्वी का सबसे अधिकतम दूरी हो जाएगा। उस अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है कि पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, उसको किस नाम से जाना जाता है, अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी हो जाए तो उसे अपसौर, और पृथ्वी जो है मान लेते हैं यहाँ आ जाएगी, यहाँ तो सबसे नज़दीक आ जाएगी। तो पृथ्वी सबसे नज़दीक आ जाती है तो 3 जनवरी को आ जाती है, समझे। अच्छा एक बात बताइए, पृथ्वी हो या कोई भी इंसान जब पास में रहता है तो जल्दी गुजरता है कि नहीं। तो जनवरी के महीने में देखिएगा बहुत जल्दी दिन ढल जाता है, यानी कि दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। तो पृथ्वी उस समय हम पृथ्वी जो है सूर्य के एकदम करीब रहता है, पास में रहता है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे नज़दीक रहती है, उसे हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक में रहते हैं हम लोग सूर्य के, लेकिन हम लोगों को ठंडी लगता है कि नहीं। तो ये दिमाग में न रखिएगा कि पृथ्वी नज़दीक रहेगी तो गर्मी लगेगा, दूर चली रहेगी तो ठंडी लगेगी, वही बात होता है। दूर जाएगी तो गर्मी लगेगा, नज़दीक हम लोग रहेंगे पृथ्वी के तो ठंडी लगता है। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसको बाद में हम बता देंगे। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कितना होता है, 3 जनवरी को रहता है, उसे हम उपसौर के नाम से जाना था। बहुत बार एग्जाम में सब पूछा गया है, समझ गए। उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, उपसौर अपसौर को। अब नज़दीक आया, नज़दीक आएगा तो उपसौर, दूर चल जाएगा तो अपसौर। इनको मिलाने वाली जो लाइन होता है उसको कहा जाता है एफ साइड रेखा। क्या कहा जाता है, एफ साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ साइड रेखा कहा जाता है, एफ साइड रेखा, समझ गए। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का कितना होता है भाई, जब पृथ्वी का जो मास है वो चंद्रमा का कितना होता है, यानी कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से कितना कम है, तो 1/181। कितना कम है, 181। पृथ्वी से उसका द्रव्यमान 1/181 है, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना बनी है, पृथ्वी का जो अंदर का जो लेयर होता है इस तरह से वो बना हुआ है, सियाल, सीमा और निफे। अब सियाल और सीमा निफा समझ गए। देखिए
सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है पार्ट, वो सियाल होता है। यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम में बना हुआ पार्ट सीमा कहलाता है। और निकिल और फेरस यानी कि निकिल और मतलब लोहा से बना हुआ जो होता है वो नीफे होता है। एक बार और समझ लीजिए, सियाल होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ पार्ट सियाल कहलाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम बना हुआ पार्ट सीमा कहलाता है, और आपको निकिल और लोहा से बना हुआ पार्ट नीफे कहलाता है। तो ये पृथ्वी का अलग अलग 3 पार्टों में बांटा गया है। इसका जाके प्लेलिस्ट में हमारा दिया हुआ है ज्योग्राफी का क्लास, उसमें आप जाके समझ सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि पूरा हम डिटेल्स बताए हुए हैं। समझ गए? तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो बनी है यह तीनों चीज़ें सियाल, सीमा और नीफे। समझ गए होंगे? अब देखिए, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी। अब कहिएगा सर ज्वालामुखी, आपको बताए ना कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा निकलता है वो ज्वालामुखी की तरह ही होता है, तो वो सुरक्षा बल्ब है। अगर नहीं निकलेगा तो पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगी, तो वो भी निकलना जरूरी है पृथ्वी के अंदर से। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत, पृथ्वी है उसके बाहरी लेयर, पृथ्वी है ना उसके बाहरी परत लेयर को क्या कहते हैं? सब पूरा गैसीय लेयर भरा हुआ लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। पृथ्वी का बाहरी परत का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग कौन सा होता है? तो देखिए स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। समझ गए? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन आने वाला है 21 जून को। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन जो होता है 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन। अब बताइए हम लोगों के तरफ ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। और देखिए पृथ्वी को 2 भागों में बढ़ता है ना ये, तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। हमारा देश भारत बचा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में। नीचे है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया? निचले पार्ट में एकदम ऑस्ट्रेलिया धरती के। तो हम लोगों अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो उसी दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा, उस दिन हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। होगा कि नहीं? यह सूरज के आने और जाने से, सूरज तो स्थिर है, पृथ्वी का मतलब आने और जाने से होता है। पृथ्वी जो है आपको 1 साल के अंदर जो होता है वो आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों पर 1 साल में यह लंबवत जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश इससे पड़ता है इस पर लंबवत, जिसके चलते ये चीज़ घटना होता है। सूर्य का जो लंबवत किरणें हैं 1 साल के अंदर जो है पृथ्वी के 3 लाइनों से होकर गुजरता है। यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, यानी कि तीनों पर जो है साल भर में सूर्य का लंबवत किरणें जो होता है पड़ते रहता है, जिसके चलते ये सब घटनाएं होती है। समझ गए ना? तो ये होता है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में जो होगा सबसे लंबा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को अगर सबसे बड़ा दिन होता है तो हमारे यहाँ उस दिन छोटा दिन होगा। 3 जनवरी को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। जिस दिन हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अगर बड़ा दिन होगा तो हमारे यहाँ छोटा, हमारे यहाँ छोटा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो हमारे यहाँ 21 जून को यहाँ सबसे बड़ा दिन हो रहा है, तो वहाँ 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। समझ गए? 3 जनवरी को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन, तो वहाँ जो होगा आपको 22 दिसंबर का सबसे बड़ा दिन। तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर को और 21 मार्च को, 2 बार होता है। ठीक है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? 23 सितंबर और 21 मार्च को। जब देखिए पृथ्वी पर जो लंबवत किरणें जो होगा ना, जिस तरह से ये जब ये मकर रेखा पर चल जाएगी, मकर रेखा से फिर विषुवत रेखा पर जाएगी, विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर जाएगी, तो यही आने और जाने के चलते ये सब घटनाएं होती है। समझ गए? तो ये दिन और रात बराबर होगा 23 सितंबर और 21 मार्च को। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना % दिखाई देता है? 57% दिखाई देता है। कितना भाग? 57%। कहिएगा दिखाई देता तो है, सूरज का प्रकाश जितना उस पर मारेगा प्रकाश, उतने ना फोकस हम लोगों को दिखाई देगा। यानी कि 57% पर पूरा पूर्णतः दिखाई देता है ना, 57%, इसीलिए हम लोगों को उतना पार्ट दिखाई देता है। समझ गए? चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण कब लगता है समझा देते हैं आपको, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, आपको पूरा समझा देते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना जो की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा की जाती है। आपको एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु की ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। समझ गए? हम आपको जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद डिटेल्स आपको हम सब चीज़ बता रहे हैं। देखिए सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। मान लेते हैं कि यह सन हो गया, ठीक। आइए हो गई, मान लेते हैं पृथ्वी, ये क्या हो गई? अर्थ। आइए हो गया आपको चंद्रमा यानी कि मून।
अब देखिए सन का प्रकाश मून पर जाएगा, इस पर जाएगा तब ना जो है वो चमकेगा तो हम लोगों को दिखाई देगा। तो सन का प्रकाश जब चंद्रमा पर जाएगा नहीं, बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो यही लग जाता है चंद्र ग्रहण। क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण। सूरज का प्रकाश के बीच में पृथ्वी आकर रुकावट कर देती है, यही रुकावट जो होता है चंद्रमा पर प्रकाश पड़ेगा नहीं तो चंद्र ग्रहण होता है। इसको कहते हैं SEM शॉर्टकट में बराबर चंद्र ग्रहण। समझ गए? यानी कि सूरज, अर्थ और मून, यानी कि सूरज और मून के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूरज का प्रकाश चंद्रमा पड़ेगा नहीं, बीच में पृथ्वी आ जाएगी, आपको चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ये हो जाएगा सन, ठीक, बीच में आ जाएंगे चंदा मामा, उसके बाद पृथ्वी, है ना, अर्थ। अब देखिए इसका प्रकाश चंद्रमा घेर लेगा, सूर्य पृथ्वी पर जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपको सूर्य ग्रहण। यानी कि SME याद रखिएगा बराबर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा बीच में ही रोक लेता है, पृथ्वी पर पहुंचता नहीं है, और जितना पार्ट पर पहुंचेगा, और मान लेते हैं क्या होता है ना, ये तो अपना रास्ता से भटक, ये तो घूमते रहता है, पृथ्वी को चक्कर लगाते रहता है मून। अब देखिए ये घसकेगा ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ इतना पार्ट, तो इतना ही पार्ट हम लोगों के सूरज के पास, मतलब जैसे कि सूरज का प्रकाश जो है इतना ही पार्ट पृथ्वी पहुंचता है, तो हम लोग कहते हैं कि डोम काट रहा है। डोम कुछ नहीं काटता है, यह जो है तो इधर पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो पूर्णतः अगर ये सन के बीच में आ जाएगा ना तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्णतः बीचे बीचे आएगा तो, क्योंकि इसका प्रकाश तो पृथ्वी पर जाएगा नहीं, तो वो सूर्य ग्रहण होता है। और जैसे जैसे ये हटेगा उतना पार्ट हम लोगों को दिखाई देगा। अगर इतना पार्ट दिखाई देता है तो हम लोग कहते हैं इतना डोम काट दिया, फिर आगे बढ़ेगा इतना पार्ट दिखाई देगा तो डोम काट दिया। डोम कुछ नहीं काटता है, ये जितना पार्ट जो होता है उधर आगे की तरफ जा रहा है वही पार्ट हम लोगों को दिखाई देता है, तो हम लोग उसको समझ लेते हैं कि डोम काटता है। समझिए, ये बचपन में ये सब कहानी था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं जा पाता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो यही सूर्य ग्रहण कहलाता है। समझ गए? तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का समझ गए होंगे। सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण, और सूरज और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। समझ गए? ये आपको चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण, आप बड़ी बात ही समझ गए होंगे। चलिए, यह मेरा सीरीज डेली बाय डेली आपके पास आते रहेगा, ऐसे ही मिलते हैं। चलिए अगले वीडियो में। जय हिंद। इसका मन करता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।